ओके। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लघु बीजाणु जनन के बारे में, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। ठीक है, इसके बारे में बात करने वाले हैं, लघु बीजाणु जनन। ठीक है, मैं आपको एक बात बता दूं, आपने अभी तक बायोलॉजी किधर से भी पढ़ी है, कहीं से भी पढ़ी है, और तुम्हें बायोलॉजी समझ आई है या फिर नहीं आई है, 10% 20% कितना भी आई है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद, ठीक है, बायोमन पॉइंट पे आने के बाद बायोलॉजी तो पूरी समझ में आएगी ही आएगी। ठीक है, और तो कोई दिक्कत तुम्हें होगी ही नहीं। ठीक है, चलिए लघु बीजाणु जनन सबसे पहले देखते हैं ये जनन किस में होता है। तो मुझे लगता है कि जो लघु बीजाणु है वो मादा जनन अंग है। क्या मैं सही कहा? हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। लघु बीजाणु जो बनते हैं ना, माइक्रोस्पोर, वो मादा जनन अंग होते हैं यार, है ना। वर्तिकाग्र के अंदर बनते हैं, अंडाशय के अंदर। अबे नहीं यार, अंडाशय के अंदर तो ओव्यूल बनता है, बीजांड बनता है। हाँ यार, सही कह रहे हो, बीजांड बनता है। आखिरकार ये लघु बीजाणु कहाँ बनता है? अच्छा, हमें लगता है ये पुष्प पत्ती में बन जाता है, वाह्य दलपुंज में बन जाता है। अबे नहीं यार, ये पुंकेसर में बनता है। हाँ, पुंकेसर में लघु बीजाणु कहाँ बनते हैं? पुंकेसर में। पुंकेसर किसके अंदर? एंथर के अंदर बनता है। ठीक है, एंथर के अंदर क्या होते हैं? एंथर के अंदर लघु बीजाणु धानियां होती हैं। जान गए ना, 4 लघु बीजाणु धानियां, याद आ गया ना। तो लघु बीजाणु जो है वो क्या है? नर युग्मोद्भिद की मादा, तो वो है नर युग्मोद्भिद। ठीक है, क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया तो देखो, लघु बीजाणु संरचना बनाने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर, एक संरचना हमें पढ़नी पड़ेगी, एक संरचना हमें समझनी पड़ेगी। ये है हमारा एंथर, समझना, ये है एंथर। अब इसको बोलते हैं फिलामेंट, इसको बोलते हैं एंथर। अब इस एंथर को इस प्रकार से काटेंगे। जब इस प्रकार से इस एंथर को काटेंगे तो यहाँ का जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ हमको ऐसे देखने को मिलेगा। ये इस एंथर को जब काटते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसमें इस एंथर में कितने पालियां पाई? एक पाली, दुई पाली। तो इसमें क्या हो गई? इस एंथर के अंदर दुई पाली पाई जाती हैं। ठीक है, और प्रत्येक पाली के अंदर 2 प्रकोष्ठ होते हैं। ये क्या होते हैं? प्रत्येक पाली के अंदर 2 प्रकोष्ठ होते हैं। बताओ, यहां तक क्लियर है? यहां तक समझ गए? अब लघु बीजाणु जनन आखिरकार किस में हो रहा है? तो लघु बीजाणु जनन इन्हीं प्रकोष्ठ के अंदर जो ये कोशिकाएं पाई जाती हैं, भाई कोशिकाएं तो पाई जाएंगी, उन्हीं कोशिकाओं से होगा लघु बीजाणु जनन। ठीक है, चलिए अब हम लोग ये देखते हैं सबसे पहले कि जो पराग कोश की जो प्रारंभिक अवस्था होती है इस लघु बीजाणु जनन, इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? यानी कि पराग कोश के अंदर कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? तो उसको बोलते हैं अधोस्तरीय कोशिका, हाइपोडर्मल सेल। ठीक है, पराग कण के अंदर कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? तो वो पाई जाती हैं अधोस्तरीय कोशिका। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे हाइपोडर्मल सेल। ठीक है, इसके अंदर जो शुरुआती दौर में जो कोशिकाएं, देखो ये छोटी छोटी, चाचा दिख रही ना? बताओ चाचा, ये चाचा बता ना, दिख रही ना छोटी छोटी कोशिका? इसको बोलते हैं हाइपोडर्मल सेल। ठीक है, अब देखो ये जो हाइपोडर्मल सेल होती हैं, ठीक है, ये भाई विभाजित होंगी, समसूत्री विभाजन होगा, बढ़ेंगी, फूलेंगी, पचकेंगी, है ना। जैसे तुम छोटे से थे तो पतले से थे, तुमको ऐसे तुम्हारी टांग उठा के ऐसे फेंक दो, ऐसे थे ना बचपन में, छोटे से तब थे, बताओ थे ना? मैं आता तुम्हारे से टांग उठाता, जब पट से फेंक देता, जाते रोते रोते फिर, है ना, बिना कपड़े पहन के भागते हैं वहाँ। ठीक है, तो जो अधोस्तरीय कोशिकाएं होती है वो बड़ी होती है या फिर वो एक कोशिका फूल जाती है ना। तो अधोस्तरीय कोशिका, एक कोशिका उसमें से फूल जाती है और फूल करके बना लेती है प्रप्रशु कोशिका। फूल करके क्या बनाती है? समझना, यही अधोस्तरीय कोशिका, एक कोशिका फूल करके ये बना ली, ये जिसको गोला वाला, जिसको हमने बोला प्रप्रसु कोशिका। भाई ये छोटा दिख रहा है ना, लेकिन समझ जाओ। ठीक है, बोला प्रप्रसु कोशिका, इसको बोलते हैं आर्किस्पोरियल सेल।
आर्कीस्पोरियल सेल, ठीक है, समझ गए। अब एक कोशिका तो भैया फूल गई है, बन गई है प्रप्रसु कोशिका। अब प्रप्रसु कोशिका के अंदर समसूत्री विभाजन होता है। तो प्रप्रसु कोशिका आर्कीस्पोरियल सेल के अंदर क्या होता है, तो आर्कीस्पोरियल सेल के अंदर होता है चाचा समसूत्री विभाजन। समझना यार, है ना। हमें पता है कि समसूत्री विभाजन में समान भागों में एक कोशिका दो भागों में बढ़ जाती है, दो समान भागों में। चलो बांट दो भैया, ये देखो एक कोशिका दो समान भागों में जब बंटती है समसूत्री विभाजन के द्वारा, तो इसमें क्या बनता है, एक बनता है प्राथमिक भित्ति कोशिका, है ना, प्राइमरी भित्ति कोशिका, इंग्लिश में बोलेंगे इसको प्राइमरी पेराइटल सेल, ठीक है। पहले को तो हमने बोल दिया प्राइमरी पेराइटल सेल, और जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं बीजाणु जनक कोशिका, ठीक है, प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका। दूसरा जो है यहाँ पे इसको बोलेंगे प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका। प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका मतलब प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, ठीक है, लिख लो इसमें भी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, ठीक है। एक भित्ति बना रहे, जाहिर सी बात है यार, देखो अगर उसको मैं बड़ा करूं यहां पे ऐसे करके, तो एक कोशिका जो होगी वो भित्ति बनाएगी इसकी। लेकिन हमें ये पता है कि इसके ऊपर एक बाह्य भित्ति तो चढ़ी हुई है ना, तो इसको बोलते हैं बाह्य भित्ति, एपिडर्मस, है ना, क्योंकि वो सब के अंदर चढ़ी हुई है। अब जो क्या है, अब ये जो प्राथमिक भित्ति कोशिका है, ये लघु बीजाणु के अंदर क्या करेगी, भित्ति बनाएगी। क्या, कितनी भित्ति बनाएगी, तो एक बना ली, जैसे ये दो हो गया, है ना, अब हो गया ये तीन, और एक तो भित्ति बाहर से थी ही, है ना, लघु बीजाणु चार होंगे ना, हाँ, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, मनाली कोशिका। तो जो प्राथमिक भित्ति कोशिका है ना, वो वाह जो मतलब कि पराग कण होता है, पराग कण की क्या बनाती है, तो वो पराग कण का बनाता है अपना भाई कि भित्ति बना देता है, ठीक है, भित्ति बनाता है। अब देखते हैं कि जो प्राइमरी पेराइटल सेल होगी, ये भित्ति बनाने के लिए प्राइमरी पेराइटल सेल कहाँ जाएगी, पराग कण के किनारे पे जाएगी। और जो प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका वो कहाँ जाएगी, तो पराग कण के वो अंदर आएगी, ठीक है, बीच में आएगी वो, क्योंकि अब इसी को तो पराग कण बनाना है, ठीक है, इसी को तो पराग कण बनाना है, तो ये कहाँ आएगी, ये बीच में आएगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, बताइए। यहाँ तक अभी भी आपको कोई दिक्कत है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। जो प्राइमरी पेराइटल सेल होती है, ये 3 लेयर यानी कि 3 भित्ति का निर्माण करती है, ठीक है। प्राइमरी पेराइटल सेल 3 भित्ति का निर्माण करती है। पहला जिसको बोलते हैं अंतः स्तर, दूसरा मध्य स्तर, और तीसरा टेपिटम, ठीक है। पहला कौन सा है, तो पहला है अंतः स्तर, मध्य स्तर, और तीसरा टेपिटम, ठीक है। जो अंतः स्तर होता है, ठीक है, जो अंतः स्तर होता है जिसको अंतःथीसियम भी बोलते हैं, आपके बुक में अंतःथीसियम लिख रखा है, ठीक है, अंतःथीसियम, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एंडोथीसियम, इंग्लिश से भी लिख लो एंडोथीसियम। मध्य स्तर यानी कि मिडिल लेयर, टेपिटम मतलब टेपिटम, ठीक है। बस जो यहाँ पे पहली देखना समझना, ये पहली स्तर क्या हुई, तो ये पहली हुई एपिडर्मिस। इसके बाद ये जो स्तर है इसको क्या बोलेंगे, अंतः स्तर। अंतः स्तर मतलब एंडोथीसियम। देखो नामकरण कर लो, एंडोथीसियम के आप अंदर जाओगे, एंडोथीसियम के आप अंदर जाओगे, क्या बचेगी आपकी मिडिल लेयर। मिडिल लेयर समझो, बिल्कुल सिंपल है यार, कुछ नहीं करना। मिडिल लेयर के अंदर देख रहे हो ना, एक परत अभी और है, इस परत को बोलते हैं
टैपिटम, बस हो गए टैपिटम। अब क्या देखना है, अब अंदर देखना है कि जो प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका है ये क्या कर रही है। ठीक है, अब देखो हमने देख लिया कि भैया जो बाहर वाली कोशिका थी तो ये अपना लेयर बनाना शुरू कर देती है और ये 3 लेयर का निर्माण करती है, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। ठीक है, अब देखते हैं जो बाहर जो कोशिका अंदर घुसी हुई है जो कोशिका जिसको बोलते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, ये क्या करती है। तो देखो जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल होता है ये एक सेल तो होगी नहीं, यहाँ पे कई ढेर सारी सेल होंगी। ये देखो, ये देखो, है ना, है ना, बहुत ढेर सारी कोशिका। अब तुम कोशिका वाले चैप्टर में, सेल वाले चैप्टर में पढ़े होगे कि एक कोशिका के अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, दूसरे के अंदर भी होता है। इसके बीच में एक प्लाज्मोडेस्माटा बन जाता है। अगर ये खुली ऐसे रही तो इसके बीच में प्लाज्मोडेस्माटा बन जाता है। ठीक है, जब प्लाज्मोडेस्माटा बन जाता है तो इसका केंद्रक इसमें से बह करके इसमें आ जाता है, आधा आधा, मतलब केंद्रक मिस जाता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे परागकण का केंद्रक भैया सबका अलग अलग चाहिए, मिक्स नहीं चाहिए, नहीं तो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये जो बीजाणु जनन कोशिका है ये 2n है। ठीक है, अब इसके ऊपर अब एक बीजाणु जनन कोशिका को हम लोग बनाते हैं, जैसे हम मानते हैं ये एक बीजाणु जनन कोशिका, ये इसको हम लोग निकाल लिए और ये प्राइमरी माइक्रोजीनस सेल है। ठीक है, अब भैया इसका केंद्रक, ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा से ना मिले, है ना, प्लाज्मोडेस्माटा इसके ऊपर ना लगे, केंद्रक दोनों का आपस में ना मिले, उसके लिए एक इसके ऊपर परत चढ़ती है। समझना किसकी बात बता रहा हूँ, लघु बीजाणु की बात नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, ये प्राथमिक लघु बीजाणु कोशिका की बात बता रहा हूँ जो कि अंदर से हमें मिली है, और इसके ऊपर भी ठीक उसी प्रकार से वो परत चढ़ेगी। समझ रहे हो, और उस परत को बोलते हैं कैलोज। ठीक है, तो क्या होता है उसके ऊपर, तो इसके ऊपर कैलोज की परत चढ़ती है, याद रखना, इसके आगे से लिख लो चित्र बना के। ठीक है, कैलोज। ठीक है, कैलोज की परत चढ़ेगी तो इसका जेनेटिक मटेरियल उसका जेनेटिक मटेरियल आपस में मिक्स नहीं हो पाएगा, इसलिए कैलोज बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, जब इसके अंदर कैलोज की परत चढ़ती है, ठीक है, लघु बीजाणु जनन ऊतक, ठीक है, ये क्या है, तो ये बीजाणु जनन ऊतक है या फिर प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका है। तो प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका के अंदर क्या होता है, तो ये समसूत्री विभाजन करती है। ठीक है, क्या करती, समसूत्री विभाजन। जब ये समसूत्री विभाजन करती है तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण कर लेती है। इसका निर्माण करती है, समझना, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु माइक्रोस्पोरोजिनस मदर सेल का निर्माण कर लेती है। ठीक है, अब हमें पता है कि समसूत्री विभाजन हुआ यानी कि ये भी 2n है। ठीक है, 2n है यानी कि इसी तरह की एक कोशिका और बन गई, ये बन गई जैसे समसूत्री विभाजन के द्वारा बन गई। ठीक है, अब इसी लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसके अंदर कौन सा विभाजन होता है, तो इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है। और आप लोग मुझे ये बताओ, अर्धसूत्री विभाजन पढ़े हो कि नहीं। अर्धसूत्री विभाजन एक होता है फर्स्ट, एक होता है सेकंड। फर्स्ट में क्या होता है, क्रोमोसोम बढ़ जाते हैं, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन सेकंड में क्रोमोसोम नहीं बढ़ते हैं। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड समसूत्री विभाजन जैसे काम करता है, यानी कि अगर एक बार किसी चीज में अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है तो 4 भागों में बढ़ जाएगा और क्रोमोसोम कितने रहेंगे, आधे रह जाएंगे। तो इसके आधे क्रोमोसोम बचेंगे और 4 भाग में ये बटेगा, 1 2 3 4। ठीक है, अब क्रोमोसोम इसके अंदर कितने हैं, आधे रह गए, 2n था तो n रह गए। ठीक है, जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो ये क्रोमोसोम आधे रह जाते हैं और 4 भागों में बढ़ जाते हैं। तो एक ऐसी संरचना दिखती है, ऐसी है या गोल मटोल है, कैसी भी संरचना। ठीक है, 4 उसमें रहेंगे, क्या, लघु बीजाणु। तो ये जो बनता है इसको हम लोग बोलते हैं लघु बीजाणु चतुस्क। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं लघु बीजाणु चतुस्क। ठीक है, माइक्रोस्पोर टेट्राड, क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। और फिर क्या होता है, इसके ऊपर कैलोज की परत चढ़ी होती है। तो जो टैपिटम होता है, बता रहा हूं जानकारी के लिए, टैपिटम एक एंजाइम रिलीज करता है जिसको बोलते हैं कैलेज। ठीक है, टेपिटम कैलेज एंजाइम स्रावित करता है जिसके द्वारा से ये परत हट जाती है इसके बाहर से। ठीक है,
ये परत इनके बाहर से हट जाती है। और टेपिटम एक पदार्थ और रिलीज करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, स्पोरोपोलोनिन। ठीक है, स्पोरोपोलोनिन। तो बच्चे ये स्पोरोपोलोनिन क्या है? तो स्पोरोपोलोनिन परागकण को सुरक्षा प्रदान करता है बाहरी वातावरण में। जैसे हम लोग दाल चावल रोटी ऐसे फेंक देते हैं, तब क्या होता है, दाल चावल रोटी खराब होता है क्या? नहीं खराब होता है। वो कैसे मतलब सॉरी खराब हो जाता है, ठीक है, लेकिन परागकण अगर परागकोश से निकल गया बाहर तो ऐसे वो सोता रहेगा, पड़ा रहेगा, वो खराब नहीं होगा। किसके द्वारा? स्पोरोपोलिनिन के द्वारा। यानी कि परागकोश के ऊपर परागकण के ऊपर एक बहुत मोटी सी परत चढ़ी होती है जिसको स्पोरोपोलिनिन बोलते हैं, और वो खराब नहीं होती है। ठीक है, उसका जैविक अपघटन परागकण का नहीं होने देती। कौन? स्पोरोपोलिनिन। ठीक है, चलो अब अगर इसके अंदर देखें परागकण की बनने की क्रिया, लघु बीजाणु चतुष्क बन गया। अब हम लघु बीजाणु जो हमको बना है, इससे हम एक कोशिका को बाहर निकाल लेते हैं। किधर बता दूं? लघु बीजाणु समझना यहां पे समझ लो कि हमने एक कोशिका को बाहर निकाल लिया। जब हम इस एक कोशिका को बाहर निकालें तो इसके अंदर एक क्या है? तो इसके अंदर हमको एक अगुणित केंद्रक देखने को मिला है ना। ये कैसा केंद्रक है बताइए? तो ये अगुणित केंद्रक है कि नहीं? ये अगुणित है कि नहीं? तो हमको इसके अंदर एक अगुणित केंद्रक देखने को मिला, और अगुणित केंद्रक के साथ साथ हमें वैक्यूल देखने को मिलता है। ठीक है, क्या देखने को मिलता है? वैक्यूल, यानी कि रिक्तिका लिख लेना, वैक्यूल। ठीक है, अब इस अगुणित केंद्रक के अंदर समझना क्या होता है, इस अगुणित केंद्रक के अंदर असमान समसूत्री विभाजन होता है। लिख लो, अगुणित केंद्रक के अंदर असमान समसूत्री विभाजन असमान रूप से होता है। जब असमान रूप से इसके अंदर समसूत्री विभाजन होता है तो इसका केंद्रक दो भागों में बट जाता है, एक ये एक ये। ठीक है, जब इसके अंदर असमान समसूत्री विभाजन होता है, ये क्या है? तो ये वैक्यूल्स है। ठीक है, दो केंद्रक बटेंगे। जब दो केंद्रक बटेंगे तो जाहिर सी बात है केंद्रक अपना केंद्रक द्रव्य इकट्ठा करेंगे। केंद्रक द्रव्य इकट्ठा करेंगे तो दो कोशिका बना लेंगे। तो इसका जो केंद्रक होता है, ये यन होता है, लघु बीजाणु होता है, माइक्रोस्पोर होता है, इसको हमने क्या बोला? तो ये है माइक्रोस्पोर। और ये माइक्रोस्पोर क्या बना लिया? दो कोशिका बना लिया। और इस पहली कोशिका को हम लोग बोलते हैं कायिक कोशिका, और दूसरी कोशिका को बोलते हैं जनन कोशिका, है ना। पहली कोशिका को बोलते हैं कायिक कोशिका और दूसरी को बोलते हैं जनन कोशिका। कायिक कोशिका मतलब वेजेटेटिव सेल और जनन कोशिका मतलब जेनरेटिव सेल। ठीक है, कायिक कोशिका मतलब वेजेटेटिव और जनन का मतलब जेनेरेटिव। ठीक है, जेनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल। अब ये पता है क्या बन गया? ये हमारा परागकण बन गया। कैलेज एंजाइम स्रावित हो गए, ये हट गया, कैलोज की परत हट गई, अब ये स्पोरोपोलिनिन की परत इसके ऊपर एक तो चढ़ गई। ठीक है, अब ये क्या बन गया? तो ये बन गया परागकण, जिसको बोलते हैं पॉलिन ग्रेन्स। और तुम देखो मजाक मजाक में पूरा, मुझे ये बताओ कि परागकण, एक क्वेश्चन तुमसे है और ये क्वेश्चन तुम बताओगे, परागकण एक कोशिकीय संरचना है या फिर द्विकोशिकीय संरचना है? तुम बताओगे मुझे, मैं नहीं बताऊंगा। बताओ, परागकण एक कोशिकीय संरचना है? दो क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा हूं, बताओ परागकण एक कोशिकीय संरचना है कि दो कोशिकीय संरचना है? दूसरा, परागकण का जैविक अपघटन किसके द्वारा नहीं होता है ना? कौन पदार्थ होता है जिसके द्वारा परागकण का जैविक अपघटन नहीं होता? परागकण तापमान में, जल में, वायु में खराब नहीं होता, चाहे जितने जितना पड़ा रहे। ठीक है, तो ये था हमारा लघु बीजाणु जनन। सबसे पहले अधोस्तरीय कोशिका होती है, वो फूलकर प्रप्रसु कोशिका बनाती है। प्रप्रसु कोशिका के अंदर समसूत्री विभाजन होता है, एक प्राइमरी पेराइटल सेल बनाती है। प्राइमरी पेराइटल सेल तीन लेयर का निर्माण करती है, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम का निर्माण करती है। और प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका जो होती है उसके अंदर फिर क्या होता है? उसके अंदर समसूत्री विभाजन होता है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनती है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो चतुष्क लघु बीजाणु बनते हैं, है ना। माइक्रोस्पोर टेट्राड, इसको लिख लेना, क्या बनते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, माइक्रोस्पोर टेट्राड लघु बीजाणु चतुष्क बनते हैं। और ये लघु बीजाणु चतुष्क से फिर अगर एक चतुष्क को हम लोग परागकण बोलते हैं, वो परागकण की संरचना बनाती है। एक चतुष्क को हम निकालते हैं तो उसके अंदर एक अगुणित केंद्रक होता है, जाहिर सी बात है। अब ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि लघु बीजाणु के अंदर
द्विगुणित केंद्रक होता है कि अगुणित केंद्रक होता है? तो बता देना अगुणित केंद्रक होता है। आपसे ऐसे पूछ लेगा कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका में एक बार विभाजन के दौरान कितने लघु बीजाणु उत्पन्न होते? तो एक बार विभाजन के दौरान 4 लघु बीजाणु उत्पन्न होते। एक क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा, और जस्ट यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तेरी यादें मुलाकातें मैं कैसे भूल पाऊं। देखो क्वेश्चन है कि एक आवर्त बीजी में 400 परागकण को उत्पन्न करने के लिए कितने परागकण है? समझना, 400 परागकण। ठीक है, एक आवृत्त बीजी में 400 परागकण को उत्पन्न करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? हमें पता है भैया, अगर एक अर्धसूत्री विभाजन होता है तो कितने परागकण निकलते हैं? 4। एक अर्धसूत्री से 4 परागकण निकल जाते हैं, तो 400 परागकण हैं तो कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? ऑप्शन है 400, 100, 250। बताओ, इसका जवाब तुम दोगे। एक बार अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद कितने टेट्राड निकलते हैं? 4 टेट्राड निकलते हैं, 4 परागकण निकलते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ना। एक ऐसा क्वेश्चन और है कि 200 लघु बीजाणु के निर्माण के लिए, समझना, 200 इन लघु बीजाणु के निर्माण के लिए प्रक्रियात्मक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे? है ना, 200 लघु बीजाणु, ये जो लघु बीजाणु है, ये लघु बीजाणु 200 निर्माण करना है, तो इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर कितने समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन होंगे? यानी कि ये लघु बीजाणु कोशिकाएं कितनी होंगी? बताओ। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगर तुम नहीं बता पाए तो इसका मतलब तुम समझ नहीं पाए हो। ठीक है, और जो समझ नहीं पाए हो तो इस वीडियो को तुम्हें दोबारा से देखना है। ठीक है, दोबारा से देखना। नहीं देखोगे तो तुम अपने साथ दिक्कत कर रहे हो, लेकिन मुझे पता है कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ाया है। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं तक खत्म हो गया है। अब लघु बीजाणु जनन के बाद हम लोग बढ़ेंगे गुरु बीजाणु जनन के ऊपर। सब कुछ बिल्कुल क्लियर करते हुए चलेंगे, आपको समझ में आएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।